दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धिपथ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जान रहे हैं ऑलरेडी कि हम लोग खासकर एसआई की परीक्षा, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे दिल्ली की एसआई की हो, फिर या फिर एमपीएसआई है, बिहार दरोगा, इन सबको ध्यान रखते हुए ये एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हिंदी को हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और उसमें विशेष रूप से हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे परीक्षाओं में प्रश्नों का स्तर बदल रहा है, उन सब पर एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ ही हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको वर्णमाला के बारे में बताया था। वर्णमाला में क्या क्या होते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये सब बताया था। और अब हम स्वरों पर ही चर्चा कर रहे थे, तो स्वरों की आज हमारी अंतिम क्लास होगी, जिसमें एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर जैसे चूँकि ऐसे प्रश्न बनते हैं, इस वजह से आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विशेष रूप से सॉरी, थोड़ा गला सही नहीं हो रहा है, सॉरी। तो हमने स्वर के और आयामों को देख लिया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आयाम है, उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। वो ये है कि यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे होंगे, इस चित्र को अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं इसको इसके अनुसार आपको बताता हूँ। वो ये कि देखिए, जो ये चित्र है, इस चित्र में आप देखेंगे कि जो हमने बताया था आपको, हिंदी वर्णमाला जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिकली है। जो वर्णमालाएं हैं, चाहे वो रोमन अल्फ़ाबेट्स ABCD हों या फिर और जो लिपियों की वर्णमालाएं हैं, उनकी तुलना में हिंदी वर्णमाला बहुत ही वैज्ञानिक है। इसकी वैज्ञानिकता केवल इस दृष्टि से नहीं है कि अल्फ़ाबेट्स को सजा दिया गया है। इसकी वैज्ञानिकता इस आधार पर है कि जिस हिसाब से हमारी बॉडी में खासकर जो ध्वनि उत्पादक हमारी बॉडी के अंग हैं, वो जैसे जैसे उनका क्रम है, जैसे उनका प्रयोग किया जाता है, उस आधार को ध्यान रखते हुए हमारी जो ध्वनियाँ हैं या हमारे जो ये स्वर हैं या फिर व्यंजन हैं, इनका एक व्यवस्थित ढंग से संजोना, ये हमारी वर्णमाला की विशेषता है। तो यहाँ हम पहले देखेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ से कि अगर हम नीचे से चलते हैं कंठ से, तो हमारी शुरुआत होती है कहाँ से? कंठ से। कंठ से शुरुआत होती है। ये आपका कंठ हो गया, कंठ हो गया। अब यहाँ पर इसको हम कंठ बोलते हैं, तो कंठ से जो स्वर निकलते हैं उनको कंठ बोलते हैं। कंठ से जो स्वर या व्यंजन निकलते हैं उनको कंठ बोलते हैं। जैसे कंठ से कौन कौन से निकल रहे हैं? अ, आप बोल के देखिए, बड़ा अह, ये क्या है? आप प्रोनाउंसिएशन करके देखिए। हिंदी में अगर आप वर्णमाला की क्लास में विशेष रूप से रटने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पर गलत आंसर करके आएंगे। लेकिन आप उनको समझ करके अगर आप अच्छी तरीके से आत्मसात कर लिया आपने, तो अनडाउटली आपको एक ही बार में सब चीज़ें याद हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो इसका उच्चारण करके आप अभ्यास से समझ सकते हैं कि जैसे कंठ स्वर क्या होते हैं या व्यंजन जो जो हमारे कंठ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। आप अभ्यास करके प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, आ अ, ये क्या है? हमारे कंठ से निकलते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कंठ स्वर कौन से हैं? अब कंठ स्वर में मान लीजिए आप जान रहे हैं कि 3 कंठ स्वर हैं, तो क्या होगा? इसमें से हो सकता है एक स्वर दे दे। पहला प्रश्न ये हो सकता है कि कंठ स्वर कौन से हैं? कौन से हैं? तो उसमें से हो सकता है कि कौन से हैं, कौन से हैं, तो उसमें से हो सकता है प्रश्न दे दे आपको। या फिर कौन से नहीं हैं, नहीं है। तो अगर कौन से हैं देगा तो उसमें 3 क्या होंगे? वो नहीं वाले होंगे और एक उसमें है होगा, यही होगा ना। अगर कह रहा है नहीं है, कौन सा कंठ स्वर नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि 3 जो है कंठ होंगे और एक कंठ नहीं होगा। स्वर की बात कर रहा हूँ, ये केवल कंठ में कितने? 3 ही तो आ गए।
अ आ इ अ आ अह, ये 3 कंठ स्वर हो गए। क्लियर हो गई चीज़ें? अब यहाँ पर एक चीज़ जो और देखनी है आपको, वो ये देखनी है कि हमने अभी कंठ स्वर की बात की। अब यहाँ पर क वर्ग जो है, कौन सा? क वर्ग और हा, ये ध्वनियाँ भी कंठ से होती हैं। ये हा एक तरीके से चूँकि एक्सेप्शनल है, इस वजह से इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। इससे प्रश्न बनने की 90% संभावना रहेगी। क्यों? चूँकि ये एक्सेप्शन है, क वर्ग से हट करके एक व्यंजन में ध्वनि है हा, वो कंठ से बोली जाती है। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये बात समझ में आ गई? अब हम जब कंठ से ऊपर बढ़ते हैं तो आता हमारा तालु। कौन सा? तालु। ये तालु है। तालु जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो आप देखते होंगे कि पहले माँ लोग जो है सिर पे तेल लेती थी, तो वो क्या कहती थी कि जिससे ये जो है तालु मजबूत हो जाए बच्चों का। क्योंकि बच्चे आप देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चे नवजात होते हैं, उनके यहाँ पर जो तालु देखिए एक वो ऊंचे नीचे करता रहता है, दबता रहता है, तो तालु मजबूत होना, तो यही तालु है। तालु जो है, तो जो तालु से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं उनको तालव्य बोलते हैं। और इसमें विशेष रूप से स्वर के स्तर पर 2 ध्वनियाँ आती हैं, स्वर आते हैं या ध्वनि आती हैं, ई और ई। अब प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर तालव्य है? तो स्वर का आप ध्यान रखिए, स्वर व्यंजन अलग अलग, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसमें ई तालव्य है। कंठ कौन से स्वर हैं? अ आ अह, ये कंठ हैं। और अगर जो च वर्ग होता है वो तालव्य होता है। च वर्ग होता है वो तालु से उसका उच्चारण होता है, अतः तालव्य होता है। इसके अलावा जो शेष ध्वनियाँ हैं य और श, ये भी तालव्य होती हैं। इन पर भी प्रश्न बन सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। य और श जो है वो तालव्य ध्वनियाँ हैं। ये क्लियर हो गया? अब तालु को हमने देख लिया, कंठ को देख लिया, लेकिन कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो तालु और कंठ दोनों से मिलकर के बनते हैं। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो तालु और कंठ से दोनों से मिलकर बनते हैं। तो तालु को भी मिला दिया हमने, यहाँ पर कंठ को भी मिला दिया। तो इससे 2 स्वर विशेष रूप से होते हैं, ए और ऐ। ये दोनों स्वर जो होते हैं ये तालु और कंठ से मिलकर बनते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर हम बढ़ेंगे। तालु जो होता है, तालु के बाद हमारी बॉडी का जो पार्ट होता है वो होता है मूर्धा। इसको बोलते हैं मूर्धा, बोलते हैं नाक के जस्ट ऊपर अंदर की तरफ, तो उसको मूर्धा बोलते हैं। तो इससे जो ध्वनियाँ बनती हैं या उच्चारण होता है जिन ध्वनियों का, उन्हें मूर्धन्य ध्वनि बोलते हैं। समझ में आ गई मूर्धन्य ध्वनि क्या होती है? तो मूर्धन्य ध्वनि में अगर स्वर की बात करेंगे तो मूर्धन्य ध्वनि में स्वर एक ही है, री। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ ले कि मूर्धन्य ध्वनि से संबंधित स्वर है तो एक ही स्वर है, री। और जो ट वर्ग है, पूरा का पूरा ट वर्ग, यहाँ पर वर्ग का मतलब टा ठा ड ड ण, का वर्ग क ख ग घ अंगा, चा छा जा जा इया। तो इस टाइप से जो है ये वर्ग दिए हुए हैं, च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग। तो जो ट वर्ग है वो मूर्धा से पूरा बोला जाता है, आप प्रोनाउंसिएशन करके देख लीजिएगा। इसके बाद जो श है, ये श जो है ये आपकी मूर्धा से बोला जाता है, अतः इसको मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। तो इसमें 3 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो कौन सा स्वर होगा, तो आप बताएंगे। ट वर्ग पूरा का पूरा मूर्धा से बोला जाता है, प्लस व्यंजनों में ट वर्ग के अतिरिक्त श ध्वनि जो है वो आपकी मूर्धा से बोली जाती है। यह भी आपका इम्पॉर्टेंट है, चूँकि प्रश्न जब पूछेगा तो यहाँ से पूछने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम मूर्धा से और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा जो भाग होता है बॉडी का, आप फील करते होंगे या लोग जान रहे हैं, अच्छी बात है। इसको बोलते हैं नासिका, नाक। ये क्या होती है? नाक का, हमारा नाक दिखती तो यहाँ पर आपकी है, लेकिन ये नाक का पॉइंट ये नहीं है। नाक के जो एक तरीके से वो जो पॉइंट है वो आपकी आँखों के बीच में है, आँखों के पास है। देखिए ये आँखों के पास ये पॉइंट नासिका वाला, तो इसको नासिका बोलते हैं। और इससे जो ध्वनियाँ या स्वर निकलते हैं उसको नासिक के बोलते हैं। नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ या स्वर नासिक के। इसमें स्वर के स्तर पर एक ही स्वर आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अंगा, अंग, अंग, अंग आ रहा है ना? तो अंग जो है ये क्या है? नासिक है। और उसके बाद इसका देखिए ण, या, न, न, म, ये अलग अलग है। ये
एक वर्ग नहीं, लेकिन नाक से निकलने वाली जो ध्वनियाँ, जैसे आप ये मान के चलिए जिनमें हम चंद्र बिंदु आदि लगाते हैं, ना निकलता है, ना निकलता है, माँ निकलता है, वो सब नासिक, क्योंकि माँ का प्रोनाउंसिएशन करेंगे माँ, ना का प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, तो नाक का प्रयोग हो रहा है णा। जैसे प्रेरणा, ठीक है, अंजलि, तो अंजलि में अंग ये बनता है, आ रहा है ना, तो ये अंग हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही जो ध्वनियाँ निकल रही हैं ये सब नासिक की हुई। इसी के नासिक के बाद जब हम नाक के बाद आते हैं यहाँ पर दांत वाले पार्ट पे, किस पे आते हैं, ये हमारा दांत का पार्ट है। दांत के पार्ट पे जब हम आते हैं तो दांतों से भी कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, तो जो दांतों से ध्वनियाँ निकलती हैं उनको दंत बोलते हैं। और दंत वर्ग के अंतर्गत याद रखिएगा कौन सा वर्ग रखा जाता है, त वर्ग। त वर्ग की जे ता था द ध न, ये सब ध्वनियाँ क्या हैं, दंत हैं। और एक याद रखिएगा यहाँ पर जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो ये है कि स जो है हमारी ध्वनि, स से सड़क, ये भी हमारी कैसी ध्वनि है, दंत ध्वनि है, ठीक है। तो तवर्ग और स ये दंत ध्वनियाँ है। तो इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि दंत ध्वनि कौन सी है, या दंत ध्वनि इनमें से कौन सी नहीं है। और स को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, चूँकि ये एक्सेप्शन है और प्रश्न हमेशा आप देखेंगे एक्सेप्शन से ही बनते हैं। चूँकि मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, करीब पढ़ाते हुए जो है 7 वर्षों का, और परीक्षाओं को देते हुए लगभग 15 वर्षों का। तो इस वजह से मैं परीक्षा के आयोग कैसे प्रश्न सेट करता है इसको अच्छी तरीके से जो है समझता हूँ। वैसे मैं, मेरी जो पीसीएस में क्लासेस होती हैं और उसमें जब परीक्षाएं रहती हैं तो परीक्षाओं के दौरान कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मेरे अनुमान के हिसाब से ही आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन चूँकि एक आपका जब लंबा अनुभव हो जाता है तो अनुमान लगने लगता है कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपने देख लिया दंत ध्वनि। अब यहाँ पर देखिए दंत, ये तो दांत से है, लेकिन दांत के मूल से, जो दंत मूल जिसको बोलते हैं, इसको, इसके लिए तत्सम में एक शब्द प्रयोग करते हैं वर्त से। तो वत्स ध्वनि कौन सी है, वर्ष ध्वनि जो है र और ल, र और ल, इसको याद रखिएगा विशेष रूप से, र और ल वर्ष ध्वनियाँ हैं, ठीक है। समझ में आ गई कि नासिका और दांत जो है, दांत होता है, दांत जैसे हम बोलते हैं तो दांत के नीचे वाला हिस्सा प्रयोग होता है, लेकिन दंत मूल का मतलब हुआ दांत के ऊपर वाला हिस्सा। जैसे र, तो दांत के ऊपर वाला हिस्सा प्रयोग होगा, उसको दंत मूल बोलते हैं। आप र ल बोलिए, देखिए एहसास होगा आपको कि आपका जो जबड़ा है वहाँ पर जो है फोर्स पड़ रहा है आपकी जो वायु का, ठीक है। तो र और ला दंत मूल, इसी को दंत मूल हो जाता है, दंत मूल को ही वर्ष बोला जाता है। अच्छी तरीके से समझने की चीज़ है, बस याद करने की चीज़ ही नहीं है, तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब दंत के बाद हम बातें हैं दांत में, हम जैसे हमने कहा कंठ से चले थे, फिर जो है यहाँ पर तालव्य में, मूर्धा में, फिर नासिका में आया, उसके बाद दांत पे आया, दांत से फिर अब हम कहाँ आ रहे हैं, होंठ पे। देखिए बहुत वैज्ञानिक है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। होंठ पे आ गए तो ओष्ठ ध्वनि, उनको ओष्ठ ध्वनि बोलते हैं। होंठ से निकलने वाले जो ध्वनि हैं उनको ओष्ठ बोलते हैं। तो उसमें 2 स्वर आते हैं, उ ऊ। आप ऊ बोल के देखिए, होंठ का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, ऊ बोलिए, होंठ का प्रयोग हो रहा है। इसी तरीके से व्यंजनों में प वर्ग जो है पूरा का पूरा होंठ के प्रयोग से ही बोला जा रहा है। प, फ, ब, भ, म, क्या सब में होंठ हिल रहे हैं, आपके होंठ का प्रयोग हो रहा है, तो इसको होष्ठ ध्वनि बोलते हैं। बहुत सिंपल। एक चीज़ यहाँ पर और है, जैसे जब हमने ऊपर दंत पढ़ा और होष्ठ पढ़ा, तो दांत और ओंठ से जब मिल के जो ध्वनियाँ बनती हैं उसमें भी एक ध्वनि होती है वह ध्वनि ऐसी ध्वनि है जो दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बनती है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ भी सकता है, क्योंकि एक्सेप्शंस से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना है। सब सामान्य तो सभी जो है रट लेंगे। तो वह जो ध्वनि है, वह ध्वनि जो आपकी है वो कैसी ध्वनि है, वह ध्वनि जो आपकी है वो दंत और ओष्ठ दोनों से मिलके बन रही है। इस वजह से वह जो है दंत और ओष्ठ से मिल रही है। प्रश्न ऐसा पूछा सकता है, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। क्लियर हो गया। अब आगे और बढ़ते हैं। अंतिम हमारा इसका पॉइंट है कि हमने होस्ट देख लिया, अब इधर के ऊपर के पॉइंट ला लिए। अब वही बात है, बैलेंस बनाना देखिए कितनी साइंटिफिक है। अगर ऐसा नहीं कि हम केवल और केवल जो है हमने होंठ से ही निकल रही हैं, दांत से ही निकल रही हैं, उनके बीच में जो
पार्ट है उससे भी कुछ ध्वनियाँ फोर्स करके निकलती हैं, तो उसको भी जोड़ करके हमने या हमारी वर्णमाला में व्यवस्थित किया गया है। तो हमने देख लिया कि हमारे जब होंठ हो गए, तो होंठ के बाद ये जो हमने हमारा यहाँ पर अंत हो गया एक तरीके से ध्वनियों का एक तरीके वर्गीकरण का। लेकिन यहाँ पर इसका अंत और प्रारंभ, इसका जो लास्ट हो रहा है कहाँ पर, होंठों पर, और प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, कंठ से। तो होंठों से जो लास्ट हो रहा है और कंठ से प्रारंभ हो रहा है, दोनों को मिला के भी कुछ ध्वनियाँ या स्वर निकलते हैं जिनको ओष्ठ प्रस्थ कंठ से उच्चारित करते हैं, बोलते हैं। तो इसके लिए मूल रूप से ओ, औ और अ, ये जो ध्वनि होती है, ये जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो उसमें प्रयोग होती है। तो अ, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं होता है, क्या होता है, डॉक्टर, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये ध्वनि ओष्ठ और कंठ से निकलती है। तो ये ध्वनि आपकी क्या हो गई, ओठ और कंठ की ध्वनि हो गई। तो कुल मिला के आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इसमें कैसे कैसे आपके जो है स्वरों का वर्गीकरण है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, प्रश्न यहाँ पर 3 स्तर के आते हैं। एक होता है आपका सरलतम स्तर या सामान्य स्तर, सामान्य स्तर या सरलतम स्तर। तो जो सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं उसमें पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ स्वर है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा स्वर ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है, तुरंत आप बता देंगे। एक होता है दूसरे स्तर का प्रश्न, वो होते हैं मध्यम स्तर के या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, मध्यम स्तर के प्रश्न रहते हैं। तो मध्यम स्तर के प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनमें जो लोग पढ़े रहते हैं उनको आसानी से कर देते हैं, जो नहीं पढ़े रहते थोड़ा उनको सोचना पड़ता है या रिपीट भी करते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर क वर्ग से है, कौन सा ट वर्ग से है, इस तरीके से जो प्रश्न है इसमें पूछ सकता है। एक अंतिम स्तर रहता है जो कठिनतम स्तर रहता है, कठिन स्तर कह सकते हैं। कठिन स्तर जो रहता है, कठिन स्तर के प्रश्न जो रहते हैं, वो जो जिनकी विशेष तैयारी रहती है, जिन्होंने अपनी सीरीज़ के साथ साथ जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह बनाते हैं उसके साथ साथ प्रॉपर जो है पढ़ा भी है, क्लासेस वगैरह की हैं, तो वो लोग जो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं तो वो लोग इनको कर लेते हैं आराम से। ठीक है, जैसे अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें जैसे कह दिया जाए कि भाई अभी हमने ऊपर ही देखा कि कौन सी ध्वनि इसमें जो है कंठ है। अब उसमें उसने क्या कर दिया, अ दे दिया, क दे दिया, ख दे दिया और ग दे दिया, या आहा दे दिया और हा दे दिया, नहीं है। तो इसमें 3 ये आहा दे दिया और उसके बाद क दे दिया और उसके बाद एक जो है कोई भी ओ दे दिया। तो यहाँ पर क्या है, आपको कंठ कौन सी है तो ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो ये कठिन स्तर हो गया। एक होता है कठिनतम स्तर, जिसके प्रश्न पढ़े लिखे लोगों के, जो पढ़े लिखे विद्यार्थी होते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी करके जाते हैं, उनको भी इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, या कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि उसको क्विट करना ही बेहतर रहता है, जिससे आपको लड़ना उचित नहीं रहता है। तो कठिनतम स्तर के प्रश्न होते हैं। वो कठिनतम स्तर के प्रश्न जैसे अगर आप मान लीजिए कि इसमें से कोई भी प्रश्न दे दिया कि मैचिंग के लिए दे दिया कि दंत स दे दिया, उसके दंत वर्ग से देखिए जैसे यहाँ पर दंत वर्ग, यहाँ पर जो है दंत दे दिया, दंत वर्ग से स दे दिया। उसके बाद जो है फिर आपको अगर और देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने मूर्ध वाले से दे दिया, शा दे दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर और अगर आगे देखा जाए तो फिर अगर और आगे देखें तो आपको कंठ वर्ग से यहाँ इन्होंने हा दे दिया, और एक और यहाँ पर कोई एक ध्वनि दे दी जिसको मान लीजिए होस्ट से ही कह दीजिए, होस्ट से ही, और उसमें उन्होंने श दे दिया। अब कौन सी ध्वनि है ये आपको पहचानना है। तो ऐसे प्रश्न जो है इसके लिए आप अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से कर देंगे, अगर नहीं क्लियर है तो उसमें दिक्कतें आती हैं।
तो प्रश्नों के स्तर को भी परीक्षा में समझते चलें। पढ़ना ही ज़रूरी नहीं, प्रश्न चूँकि हमारे कैसे पूछे जाते हैं इनके आधार पर पढ़ना ज़रूरी होता है। पढ़ना रटना नहीं ज़रूरी है कि हम सब रट लिए, ये भी बुक पढ़ लिए, वो भी मार्केट से ले आए पढ़ लिए। प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाते हैं, इसी वजह से आप सभी प्रयास करेंगे कि प्रीवियस ईयर पहले देखते रहिए, साथ में ही अपनी जो कंटेंट है उसको पढ़िए। प्रीवियस ईयर के साथ में कंटेंट पढ़िए, ना कि आप जो है पहले पढ़ लीजिए बाद में प्रीवियस ईयर देखिए। प्रीवियस ईयर पहले देखिए कि चूँकि जब आप प्रीवियस ईयर पहले देखेंगे तो आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाता है कि ऐसे प्रश्न पूछते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जब हम पढ़ेंगे तो हमारा माइंड उसी पर फॉर्मेट पर काम करने लगता है कि अच्छा इससे प्रश्न बन सकता है, यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछ सकता, ये तो हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, सामान्य चीज़ है। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर के साथ में आप लोग पढ़िएगा, पहले प्रीवियस ईयर फिर आपका जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको करिए। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ही ज्ञानवर्धक हो रही होंगी और अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही होंगी। अगर किसी को कोई समस्याएं हुआ करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है अपनी समस्याओं को पुट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उनका सॉल्यूशन आपकी समस्याओं का कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे दूँगा। और साथ ही साथ चैनल पर चूँकि अगर जो लोग नए हैं तो उसको देखें, अगर उनको लाभान्वित हो रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ भी इसको शेयर करें, और साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके जो रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा, तो आप अपडेटेड क्लासेस रेगुलर आप वॉच करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।